हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में सीबीएसई के टर्म 1 का बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं। सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर बनाया है, पर थोड़े से दुख की बात यह है कि इंग्लिश मीडियम में सैम्पल पेपर है, हिंदी मीडियम में कहीं पर भी ये सैम्पल पेपर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है सैम्पल पेपर को। तो ध्यान से देखो, साथ साथ उसको सॉल्व करो और समझने की कोशिश करो और देखो कितने मार्क्स लेके आ सकते हो। फिर आप शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हम सबको याद रखनी है इस पेपर में। इस क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या भाग क, भाग ख और भाग ग के नाम से हम उसको जानते हैं। भाग क में, पार्ट ए में 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि हमें 20 करने हैं। भाग ख में भी 24 क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं। और भाग ग में 12 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस करने हैं। यानी कि टोटल हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं? 50। याद रखना है आपको, टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? 50। और आपका पेपर कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपके 0.8 मार्क्स हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत ध्यान से बेटा, कोई भी क्वेश्चन डबल नहीं करना। अगर 20 क्वेश्चंस करने के लिए कहा गया है तो 20 ही करना, जो आपको नहीं करने हैं उन क्वेश्चंस को छोड़ देना। आगे देखते हैं इसमें। सो रेडी टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी प्रबंधक का सफल या असफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह सिद्धांतों को कितनी कुशलता से प्रयोग में ला सकता है। कुशलता से प्रयोग में ला सकता है यानी कि सिद्धांत तो उसे पता है, लेकिन वो कितने एफिशिएंटली उनको इस्तेमाल कर पा रहा है। यह कथन क्या दर्शाता है कि प्रबंध कला है, विज्ञान है, पेशा है या अमूर्त शक्ति है? क्या है इसका आंसर? प्रबंध एक कला है, क्योंकि सिद्धांत तो हर किसी को पता है, लेकिन वही व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, वही व्यक्ति आगे जाएगा, सफल होगा, जो कि उनको दक्षतापूर्ण उनका इस्तेमाल कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डैश से तात्पर्य उद्देश्यों के निर्धारण तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि को विकसित करना है। किस चीज से तात्पर्य है? क्या चीज है जिसमें कि हम पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उन उद्देश्यों के निर्धारण के लिए पूरी कार्यविधि तैयार करते हैं? कहाँ पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है? नियोजन में, नियंत्रण में, नियुक्तिकरण में या निर्देशन में? किसकी प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण आता है? सोच के बताओ। याद आई नियोजन प्रक्रिया? सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, विकासशील आधार, वैकल्पिक विधियों की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव, योजनाओं को लागू करना और अनुवर्तन। ये वाली वीडियो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी है। अगर याद नहीं है तो वहां पर क्वेश्चन नंबर के आगे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो उद्देश्यों का निर्धारण किसकी प्रक्रिया है? नियोजन की। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? नियोजन। नियोजन से तात्पर्य है उद्देश्यों का निर्धारण तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि का विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 3, विपणन मिश्र डैश का समूह है जिसे फर्म लक्षित बाजार में विपणन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग करती है। क्या है? विपणन माध्य है, विक्रय माध्य है, उत्पादन माध्य है या प्रवर्तन माध्य है? व्हाट इज द आंसर? विपणन माध्य। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंध का कौन सा स्तर संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी है? कौन सा स्तर होता है प्रबंध का? प्रबंध के कितने स्तर होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? उच्च स्तर, मध्य स्तर और परिचालन स्तर। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रबंध का कौन सा स्तर संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। जरा देखते हैं प्रबंध के क्या क्या कार्य पढ़े हैं हमने। याद आया? ये हमने प्रबंध के अलग अलग स्तर पढ़े थे और हर स्तर के कार्य पढ़े थे। क्या लिखा हुआ उच्च स्तरीय प्रबंधक के कार्य? संगठन के लक्ष्य और व्यू रचना को तैयार करना, संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए कार्य करना, विभिन्न तत्व विभागों में समन्वय स्थापित करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। याद आया? अगर याद नहीं आया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो शेयर की हुई है, उसको क्लिक करके देख सकते हो बेटा, रिवाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो व्हाट इज द आंसर? उच्च स्तर जो होता है वो प्रबंध के संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसका अर्थ है कि श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों ही अपने अपने वायदों को एक दूसरे के प्रति बिना किसी प्रकार के द्वेष भाव से पूरा करेंगे। यानी कि अधिकारी भी अधीनस्थों का कहना मानेगा और प्रबंधक भी कर्मचारियों के लिए अच्छे से काम करेगा और कर्मचारी भी प्रबंधक के लिए अच्छे से काम करेंगे और दोनों अपने अपने वायदों को पूरा करेंगे। इसका आंसर है अनुशासन। आपको अगर याद हो, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है और हमने भी उस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था कि कर्मचारियों को भी सारे नियमों का पालन करना चाहिए संगठन के लिए। और ऐसा नहीं है कि नियम केवल कर्मचारियों के लिए ही है,
प्रबंधकों को भी संगठन के सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि अगर उन्हें वेतन देना है तो उन्हें कर्मचारियों को समय पर वेतन देना चाहिए। तो ये अनुशासन में आता है। क्या है इसका आंसर? अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रांड या उसके किसी भाग को यदि कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रांड मार्क कहते हैं, ब्रांड कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं या ब्रांड नेम कहते हैं? याद आया? हमने ब्रांडिंग के बारे में पढ़ा था, ब्रांडिंग के अलग अलग तत्वों के बारे में पढ़ा था। ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा जा सके, ब्रांड नेम। ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा नहीं जा सकता पर देखकर पहचाना जा सके, ब्रांड चिन्ह। ब्रांड का वह भाग जिसे कानूनी संरक्षण प्राप्त हो तो क्या कहलाता है वो? ट्रेडमार्क। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ट्रेडमार्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंध बहुआयामी है, वह कौन सा आयाम है जो लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर एवं उनकी कमजोरी को अप्रासंगिक बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कराता है? प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध के अलग अलग आयाम थे, कौन कौन से? ये हमने डिस्कस किया था। प्रबंध को बहुआयामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 3 आयाम होते हैं, कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध। क्या करना है इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कार्य का प्रबंध। कौन करेगा इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो लोगों का प्रबंध। कैसे किया जाएगा उस कार्य को ये डिस्कस कर रहे हैं तो परिचालन का प्रबंध। यहाँ लोगों को इम्प्रूव करने के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा पॉइंट हुआ? बी पार्ट, लोगों का प्रबंध। तो 7th क्वेश्चन का क्या आंसर है हमारा? बी, लोगों का प्रबंध। और प्रबंध बहुआयामी है, कितने आयाम है प्रबंध के? 3। कौन कौन से? कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध। इन 3 में से ही हमें आंसर ढूंढना था। 8वां क्वेश्चन, जिन्होंने विपणन वाले चैप्टर की सारी वीडियोस ध्यान से देखी हैं वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? डैश में वे सभी कार्यक्रम सम्मिलित हैं जिनका निर्माण कंपनी तथा इसके उत्पाद की छवि को जनता की दृष्टि में बढ़ाने एवं संरक्षित करने के लिए होता है। क्या है जो कंपनी की इमेज और प्रोडक्ट की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है? क्या वो विज्ञापन था, क्या वो व्यक्तिगत विक्रय था, प्रचार था या जनसंपर्क था? देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने अपने नोट्स में ये डिस्कस किया था, जनसंपर्क एक ऐसा विचारपूर्वक, सतत और नियोजित प्रयास है जिसमें एक संगठन समाज और जनता के सामने अपनी छवि को बनाने और बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। ओके, जनसंपर्क का प्रयोग कंपनी अपनी छवि में सुधार करने के लिए इस्तेमाल करती है। डूबते को तिनके का सहारा, इन सब लोगों के सामने अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जनसंपर्क का इस्तेमाल किया जाता है। सो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? डी, जनसंपर्क। इसमें वह सभी कार्यक्रम सम्मिलित हैं जिनका निर्माण कंपनी और इसके उत्पाद की छवि को जनता की दृष्टि में बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी संगठन में क्रियाओं में विविधता है और संचालन में उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता है तो वहाँ किस प्रकार का संगठन ढांचा उपयुक्त रहेगा? कौन से संगठन ढांचे का आप इस्तेमाल करेंगे? याद है हमने पढ़ा था संगठन ढांचे अलग अलग तरह के। कितने तरह के संगठन ढांचे होते हैं? 2। कार्यों के आधार पर कार्यात्मक संगठनिक ढांचा, उत्पादों के आधार पर प्रभागीय संगठनिक ढांचा। कार्यात्मक संगठनिक ढांचा कब उपयुक्त होता है? जब संगठन का आकार बहुत बड़ा हो, जब क्रियाओं में विविधता हो और जब उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर क्या आंसर हुआ हमारा? डी, कार्यात्मक संगठनिक ढांचा। इन क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए बेटा एनसीईआरटी की बुक को ध्यान से पढ़ो, प्लस ये जो नोट्स हमने अपनी वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं ये आपने लिखे हुए हैं एक जगह, उन नोट्स को अच्छे से देख लो, आप जरूर हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कार्यात्मक संगठनिक ढांचा, क्योंकि यहाँ पर संचालन में उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता है और क्रियाओं में विविधता है। क्वेश्चन नंबर 10, परिवर्तनों और घटनाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन वे प्रत्याशित होती हैं और उनके लिए प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं विकसित की जा सकती हैं। यह नियोजन का कौन सा महत्व है? इनमें से कौन सा पॉइंट है जो नियोजन का महत्व है? वो कह रहे हैं हम चेंजेस को, परिवर्तनों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमें परिवर्तनों के बारे में पता चलता है तो हम अपने आप को उनके लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या ये निर्देशन की व्यवस्था है? क्या यह नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है? क्या यह निर्णय लेना सरल बनाता है या फिर ये अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है? इसका आंसर है अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, क्योंकि हम भविष्य को रोक तो नहीं सकते और भविष्य में जो काम होने वाला है हम उसे भी नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आप को उन सब चीज़ों के लिए तैयार कर सकते हैं और उस जोखिम को झेलने के लिए अपने आप को उस लायक बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी, कि प्रबंध अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है। 11th क्वेश्चन,
समान प्रकृति की क्रियाओं को साथ साथ समूहबद्ध करने को विभागीकरण कहते हैं। यह प्रबंध के किसी एक कार्य की प्रक्रिया का चरण है। पहले तो उसने बोला प्रबंध का किसी एक कार्य, जैसे ही उसने प्रबंध का किसी एक कार्य बोला, आपके दिमाग में आना चाहिए प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और 5वां नियंत्रण। तो इन पांचों में से कौन सा है जिसकी प्रक्रिया का ये एक चरण है, विभागीकरण? क्या विभागीकरण नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा है, संगठन प्रक्रिया का है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का है या निर्देशन प्रक्रिया का है? किसका हिस्सा है? संगठन प्रक्रिया का हिस्सा। पहला क्या था? कार्य की पहचान और विभाजन, दूसरा विभागीकरण, तीसरा कर्तव्यों का निर्धारण और चौथा रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। तो क्या आंसर हुआ हमारा इस क्वेश्चन का? संगठन। 11 में से कितने मार्क्स आ गए अब तक आपके? ओके, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, नियोजन प्राथमिक कार्य है। यह कथन हमें क्या बताता है? प्राथमिक, पहला कार्य है। पहला है मतलब कोई दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा। तो प्राथमिक कार्य है, पहला कार्य है। देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। यह कथन बताता है कि नियोजन अन्य कार्यों से पहले आता है। क्या ये बात सही है? बी पार्ट, नियोजन के लिए तार्किक और नियमित विचारधारा की आवश्यकता होती है। योजना तैयार की जाती है, कार्यान्वित की जाती है और अन्य योजनाओं द्वारा अनुकरणीय होती है। या नियोजन संस्थान के सभी विभागों और प्रबंध के सभी स्तरों पर वांछनीय होता है। इनमें से कौन सा पॉइंट लगता है? प्राथमिक मतलब नंबर 1, यानी कि अन्य कार्यों से पहले आता है। तो 12th का आंसर हुआ ए पार्ट, कि ये अन्य कार्यों से पहले आता है, क्योंकि हमने बोला प्राथमिक है, यानी कि द्वितीय भी कुछ होंगे, तृतीय भी कुछ होंगे, तो ये अन्य कार्यों से पहले आता है। ए पार्ट इस बात का मतलब है। 13th क्वेश्चन, विपणन के कार्यों में, विपणन के कार्य, जैसे ही उसने बोला विपणन के कार्य, हमारे दिमाग में सारे कार्य स्क्रॉल करने चाहिए। विपणन के कार्यों में एक मुख्य कार्य विपणन मध्यस्थों के संबंध में निर्णय है। वो कौन सा कार्य है जिसमें हम विपणन मध्यस्थों के बारे में बात करते हैं? क्या वो स्थान मिश्र है, क्या वो प्रवर्तन है, परिवहन है, बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना है? क्या है जहां पर हम विपणन मध्यस्थों के बारे में, मीडिएटर्स के बारे में बात करते हैं? इसका आंसर है स्थान मिश्र या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें वो सभी लोग, व्यक्ति, समूह या संगठन होते हैं या फिर वह प्रक्रिया होती है जो उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है। तो क्या हुआ इसका आंसर? ए पार्ट, स्थान मिश्र या भौतिक वितरण। 14th क्वेश्चन, हमारे देश के अन्य देशों के साथ संबंध की प्रकृति, यह व्यावसायिक पर्यावरण का कौन सा घटक है? सामाजिक है, विधिक है, राजनैतिक है या आर्थिक है? हमारे देश के अन्य देशों के साथ में कैसे संबंध होंगे, यह हमारी राजनैतिक विचारधारा पर निर्भर करता है। और राजनैतिक विचारधारा हमारे किस पक्ष का हिस्सा होती है? हमने व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम में देखा था, राजनैतिक विचारधारा, राजनैतिक दलों की जो विचारधारा होती है वो हमारा व्यावसायिक पर्यावरण का राजनैतिक आयाम होता है। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? राजनैतिक। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कथन असत्य है? जब भी ये सत्य है या असत्य वाला क्वेश्चन आए, जरूर ध्यान से देख लें यहाँ पर कि वो सत्य कह रहा है या असत्य पूछ रहा है। सो रॉन्ग, फॉल्स कौन सा है, गलत कौन सा है कथन, वो हमें बताना है। नंबर 1, विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है, विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है। नंबर 2, विपणन प्रक्रिया का पूरा ध्यान लोगों की आवश्यकताओं पर होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विपणन में हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। सी पार्ट, विपणन उत्पादन के बाद की प्रक्रिया है। क्या विपणन उत्पादन के बाद आता है? विपणन तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उत्पादन तो विपणन का एक छोटा सा हिस्सा होती है। और डी, विपणन मिश्र उत्पाद मिश्र से विस्तृत है। विस्तृत होने का मतलब क्या है? उत्पाद मिश्र विपणन मिश्र का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि विपणन मिश्र तो एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। तो ABCD में से क्या सही हुआ हमारा? सी सही होने का मतलब ये कथन असत्य है, बाकी 3 कथन हमारे सत्य हैं। तो विपणन उत्पादन के बाद की क्रिया है, ये कथन गलत है, इसलिए सी पार्ट हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, नियोजन डैश तथा डैश से निकटता से जुड़ा हुआ है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही, अधिकार अंतरण विकेंद्रीकरण, स्थायित्व और सुरक्षा या सृजनात्मकता एवं नव प्रवर्तन। तो नियोजन का संबंध किससे है? सृजनात्मकता और नव प्रवर्तन से। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17,
न केवल वस्तु को सुरक्षित रखता है बल्कि यह वस्तु प्रवर्तन के साधन का भी कार्य करता है। ऐसी क्या चीज है जो न केवल वस्तु को सुरक्षित रखती है बल्कि उसके प्रवर्तन का भी एक काम करती है? इनमें से क्या है? ग्रेडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। सो व्हाट इज द आंसर? पैकेजिंग। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पाद को बाहरी आवरण प्रदान किया जाता है जिससे उसे आकर्षक भी बनाते हैं और सुरक्षित भी बनाते हैं। कितने स्तर पढ़े थे हमने पैकेजिंग के? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और परिवहन। सो क्वेश्चन 17 का आंसर हुआ सी, पैकेजिंग। इससे वस्तु को सुरक्षित भी रखते हैं और प्रवर्तन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, छोटे बच्चे के खाद्य पदार्थ के विज्ञापन में संभावित क्रेताओं को यह अवश्य सूचित किया जाता है कि 4 माह से कम आयु के बच्चों के लिए अनुपयुक्त है। मतलब लिखा जाता है उसके ऊपर, स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है कि ये जो भी पेय पदार्थ है, जो भी ड्रिंक है, जो भी खाने की वस्तु है, ये 4 माह से कम आयु के बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। यह सब एक नियम के तहत किया जाता है। नियम होता है। यह व्यावसायिक पर्यावरण का कौन सा आयाम है? जब हम नियमों के बारे में बात करते हैं तो वो व्यावसायिक पर्यावरण का कौन सा आयाम होता है? जब हम नियम, कानून, आदेश, विधेयक, फैसले, निर्णय इनके बारे में बात करते हैं तो वो व्यावसायिक पर्यावरण का विधिक आयाम होता है। सो व्हाट इज द आंसर? विधिक पर्यावरण। बी पार्ट, विधिक पर्यावरण आप आंसर देंगे और बी के गोले पे निशान लगाएंगे और लास्ट में जब 5वां ऑप्शन होगा उसमें बी लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, फ्योल द्वारा दिए गए सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकता है? सबसे पहले याद करो हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे? 14 सिद्धांत, 14 प्रिंसिपल्स। उनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकता है, बार बार उस कार्य को होने से रोकता है? कौन सा है बेटा इनमें से? कार्य का विभाजन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता या व्यवस्था? देखें, याद है सबके एक्सप्लेनेशन आपको? इसका आंसर है सी, निर्देश की एकता। क्वेश्चन नंबर 20, डैश अधीनस्थ द्वारा कार्य करने का भरोसा दिलाता है, प्रबंधक का कार्यभार कम करता है तथा उसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय दिलाता है। इनमें से क्या होता है जिसकी वजह से अधीनस्थ को काम मिलता है, प्रबंधक का कार्यभार कम होता है और फिर प्रबंधक ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है? क्या वो विकेंद्रीकरण होता है, अधिकार अंतरण होता है, अधिकार होता है या जवाबदेही होते हैं? अधिकार और जवाबदेही को तो पहले ही हटा दो, बचे 2, विकेंद्रीकरण और अधिकार अंतरण। इनमें से एक का उद्देश्य अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है और एक का उद्देश्य संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाना होता है। आपको याद है दोनों में से किसका का था अधिकारी के कार्यभार को कम करना? अधिकार अंतरण का उद्देश्य अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बी, अधिकार अंतरण। अगर आपको नहीं याद हो जरूर रिवाइज कर लेना, इससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, उत्पाद को गुणवत्ता, आकार आदि महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना ग्रेडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है। सभी व्यक्ति, संस्थान और अन्य व्यक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। किस चीज़ की परिभाषा थी जो ये हमने पढ़ी थी? क्या ये व्यावसायिक पर्यावरण था, सामाजिक पर्यावरण था, आर्थिक पर्यावरण था या राजनीतिक पर्यावरण था? कौन सा पॉइंट था जो हमने पढ़ा था? ए, व्यावसायिक पर्यावरण। क्योंकि व्यावसायिक पर्यावरण से मतलब होता है वे सभी व्यक्ति, संस्थान या अन्य शक्तियों की समग्रता जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं लेकिन उसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बाकी ये सब तो इसके हिस्से हैं व्यावसायिक पर्यावरण के। क्वेश्चन नंबर 23, इस अवधारणा का नाम बताइए जो यह बताती है कि एक पर्यवेक्षक द्वारा अपने कितने अधीनस्थों का प्रभावपूर्ण ढंग से पर्यवेक्षण किया जा सकता है, उसके अंडर कितने लोग काम कर सकते हैं तथा जो ढांचे में प्रबंध के स्तर का निर्धारण करता है। बेटे इसका आंसर है प्रबंध का विस्तार या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इंग्लिश में इसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं
और हिंदी में प्रबंध का विस्तार बोलते हैं। और प्रबंध का विस्तार हमें यह बताता है कि एक प्रबंधक के अधीन कितने अधीनस्थ काम कर सकते हैं। एक मैनेजर के अंडर 20 लोग काम कर सकते हैं, 10 लोग काम कर सकते हैं, 5 लोग काम कर सकते हैं। ये डिसाइड करना प्रबंध का विस्तार या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बताता है। ओके, इसको याद रखना है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के विस्तार से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा हमें। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट ए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्ट बी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 24 तक के जितने भी क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आंसर सॉल्यूशन सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। टेलर का विश्वास था कि अधिकतम कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए केवल एक ही सर्वोत्तम विधि है। इस विधि को अध्ययन एवं विश्लेषण द्वारा विकसित किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध का ये कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि किसी भी काम को करने की एक ही सर्वोत्तम विधि है, और इस विधि को हम अध्ययन और विश्लेषण के द्वारा विकसित कर सकते हैं। पहले तो बताइए वैज्ञानिक प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं जो हमने पढ़े हैं? 4। कौन कौन से? सहयोग ना कि टकराव, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम, और प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता और समृद्धि के लिए विकास। तो इसका आंसर क्या है? विज्ञान पद्धति, न कि अंगूठा टेक नियम। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है बेटा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसकी मार्किंग स्कीम नीचे शेयर कर रही हूँ। ये मार्किंग स्कीम ये आपको PDF में मिल जाएगी, और अगले 2 वीडियोस का डिस्क्रिप्शन भी। अगली वीडियो में पार्ट बी से शुरू करेंगे। पार्ट बी कहाँ से शुरू है? क्वेश्चन नंबर 25 से। और याद रखना है क्वेश्चन 24 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें? केवल 20। ओके, सो अगली वीडियो में भाग ख डिस्कस करते हैं और भाग ग डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।